इंस्ट्रक्शंस आज हमारे मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है। और उमूमन लोगों में ये तस्वीर पाया जाता है कि दिया गया है, लेकिन तारीख बताती है कि RBI ने इससे कबल भी 1934, 1938 और 1954 के और साथ ही साथ 1978 में बिलतरतीब 1500 और 10,000 के नोट को मंसूख किया। इस वक्त भी जो है असलाकज़र अमल में आया। क्योंकि यह उन्वान एक सुलगता हुआ उन्वान है, इस पर मैंने दुनिया कामर्स के जगमगाते सितारों को आपके सामने पेश कर दिया है। वो अपनी रोशनी से आपको मुस्तफीद करेंगे। मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि एक बार तालियों की गूंज से मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो शालपोशी के जरिए हमारे मेहमानान का खैर मकदम करें। वाह, एक दो बच्चे साथ दो मुठैर। सबसे पहले से ख्वाहिश करूंगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर अकबर अली खान साहब की शालपोशी दें। रोबिन साहब, साहब को तो प्रिंसिपल को दो। हटो सामने से हटो। फिर मैं मजीद लंगर से ख्वाहिश करूंगा कि वो प्रोफेसर बदियुद्दीन साहब की शालपोशी करें। मैं इस लंगर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो सज्जा साहब की शालपोशी करें। मैं लंगर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो अमरीश चंद्रा साहब की शालपोशी करें। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूक साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो अब्दुल मजीद साहब की शालपोशी। अजीज तलबा और तालिबात, मैं हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली खान साहब से ख्वाहिश करता हूं कि हमारे प्रिंसिपल यस लंगर रतन साहब की जो है शालपोशी। वाह, हमारे प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं इब्तिदाई कलिमात के तौर पर हमारे अब्दुल मजीद साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो सदर और आपका भी हमारे कॉलेज के यूजीसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब से ख्वाहिश करता हूं कि शहनशीन पर तशरीफ लाएं। ये प्रोग्राम उन्हीं की मजमून मिलत है
जहां उर्दू मीडियम के लिए उर्दू वर्कशॉप जो है मुनक्किद किया जा रहा है, मैं सैयद हसीबुर रहमान साहब से ख्वाहिश करता हूं कि हमें बोके पेश करें और शाद कोशिश करें। आओ मोबिन साहब की भी करा दो, आपकी भी हो जाए। मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर अब्दुल मजीद साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो इब्तिदाई कलिमात पेश करें। चेयर रखा के वहाँ बिठाओ साहब को, काम पे आवे साहब को बिठाओ जी। आवे साहब बैठते नहीं, आवे साहब बैठना भी दिखाओ ना, आइए। है Sri Ranganathan Garu, Vice Principal, DG College, and Honorable Chief Guest of today's program, workshop, our Villapur, former Vice Chancellor and present Chairman, NAG team, Sri Mohammad Akbar Ali Khan Garu. Then the Department of Commerce Head, Maulana Azad National University, Professor Badruddin Sahab, and Dr. Haji Shahzad Garu. సార్ మాట్లాడు. He came from Anwarul Uloom College, Hyderabad, and the famous chartered accountant in Nizamabad town, Sri Ambarish Chandrana Garu. And my dear colleagues and dear students, at the outset, I congratulate Sri Abid Ali Sir Garu for organizing such a grand workshop on the topic demonetization and cashless transactions. This is a very current topic because we all know that very recently our government has taken demonetization step. Okay, because of that we have suffered a lot. You know, everyone of us suffered a very loss because of financial difficulty, cash, shortage. It is a policy or a step just like sucking out of entire currency in circulation by using a vacuum cleaner. Okay, vacuum cleaner, we use for, cleaning our houses. So, just like vacuum cleaner, the entire currency that was in circulation was taken back by the government and leaving the public to face the hardship. Okay, so we have so many experiences about demonetization, and for this workshop, Abid Ali sir has invited very, very prominent personalities so that they can throw a light on this, and we will be benefited a lot from their speeches. Okay, on behalf of the Department of Commerce, because I am speaking here from the Department of Commerce in absentia of our HOD Department of Commerce. Now he has arrived. Okay, so I once again congratulate Abid Ali sir for organizing such a grand workshop, and I request all our participants, students, to get maximum benefit of it. Thank you very much. हमारे सदर शोए कावस डॉक्टर एम तुकाराम साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। देर आए दुरुस्त आए। मैं हसीबुर रहमान से ख्वाहिश करता हूं कि उन्हें बुके पेश करें। अब मैं जनाब प्रिंसिपल साहब साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो इस मौके पर आपसे खिताब करें।
respected chief guest of this program, Ali Khan, great personality of Telangana University, who acted as Vice Chancellor of Telangana University, a well-known person to each and every of students of this area. So we are really happy to see you in this program. And Respected Sajjad Sahab, Honorable College Professor, and Professor Baruddin Sahab, Honorable University, Amrit Sahab, CA of our college, and who has been a great active supporter to our college activities, and Dr. Tukaram sir from the Department of Commerce. Finally, it is really a pleasure to have you personalities in our college, sir. I am very, very happy, and I extend my warm welcome to all these personalities to our college. Personally also, I extend my welcome to all the personalities, sir. Our students are really blessed with your arrival. The topic itself chosen is really, of course, not warning, but it is need a topic of discussion. That is demonetization and cashless transaction. So I would like to congratulate Abid Ali sir, who has taken a lot of work and serious task behind this to conduct this program. It will be really useful to our students as well as staff members. Cashless transactions happen to be a common and technique which is really essential to curb all the black money in our society, because a lot of cash transactions are going on behind the curtain. That is, which is not actually a legal transaction. So, in that connection, whatever the initiatives taken by our Honorable Prime Minister Narendra Modi garu, so that happened to be a successful task, and it has started its work already. So many of our citizens already became partners of cashless transaction, and most of the youngsters know already how to use a cell phone and how to make a cashless transaction, online purchases, whatever the things they know. But maybe little bit difficulty may arise for few people. But despite that, we are doing our best. And in this connection, whatever the realities and the benefits, advantages, all that will be known with our resource persons. And I request you, sir, enlighten all our students and staff regarding this, sir. These words. Thank you very much, sir. And once again, I welcome you to college. Thank you, sir. मैं तुकाराम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आपके सामने। Respected President of the function, in charge Principal Rangaratnam sir, and my beloved Guru Saman, former Vice Chancellor Professor Abid Ali Khan sir, and all the resource persons who came all the way from Hyderabad to as a resource person to give a note on this present topic. I welcome you, sir. And Commerce Department took a lead, sir. We conducted a study project on this. Commissioner of College Education, our Commissioner of College Education, Vani Prasad, Madam, recently, sir, sir, here submission from Department of Commerce, sir. Recently, our Commissioner of College Education, Vani Prasad, conducted a study project worth 25,000 rupees in 5 subjects: commerce, chemistry, like identified 5 subjects, and all over in the Telangana state, they conducted a study projects presentation
for award of 25,000 cash award at state level in Masam Tank Polytechnic. So Madam was very much present, and the MBA professor of Jawaharlal Nehru JNT MBA, he was the judge for this program, and our commerce department selected for state level and presented their topic on the same topic, sir, e-banking and a select study of SBH Duba, SBH Nizamabad towards cashless society. So on that, what are the problems which we are facing through demonetization, and how the cashless transactions are being limited? Dear students, you will be known that after demonetization, after cancellation of 500 and 1000 notes, what happened? Government fixed limit to withdraw the amount for 10,000, and later on they are increased. So what is the effect? When without cash, is it possible of doing transactions? On that basis, we conducted a study project, sir, in the Nizamabad, and our study project selected at state level, and we presented there, and the results are awaited. So, as such, Department of Commerce is taking a lead, and it is the hour of the study for the discussion. And we in the study project presented that for cashless transactions, swiping machines are required, and before and after, what are the swiping machines indent by the retailers? That also we studied. So now there is a trend towards increase in the swiping machines for cashless transactions, and ATM cards like debit and credit cards are being used as a tool for cashless transactions. So, dear students, it is a rare occasion. We have to interact much, and you have to enrich the knowledge through the resource persons. And without taking much of the time, we have to give much of time to the resource person. So thank you, sir, and I welcome all. I am on behalf of Commerce Department. I warm welcome to all the degrees on the day. Thank you. Thank you, sir. अजीज तलबा और तालिबात, आज के हमारे तरक्याती चार्टर्ड अकाउंटेंट अमरीश के चंद्राना साहब, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहना सूरज को चराग बताने के मुमासिल है। वो निज़ामाबाद में 13 मई 1980 को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम एसएफएस स्कूल में पाई। और डिग्री निज़ामाबाद में कंप्लीट की, और साथ ही साथ 2003 में सीए के इम्तिहान को क्लियर किया। ये हमारे निज़ामाबाद के इंतहाई होनहार तालिब इल्म रहे हैं, और आप जानते हैं कि सीए कितना टफ इम्तिहान होता है। वो सारे हिंदुस्तान में 50वां रैंक पाए हैं, और एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने जो है अपना इम्तिहान क्लियर किया। और साथ ही साथ 2003 से वो बहैसियत सीए निज़ामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक्साइज, ऑडिट और सेंट्रल टैक्स और जो है सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स और बैंक सेंटर चलाते हैं। इसी के साथ 2015 में उन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के इम्तिहान को भी कामयाब किया है। आप इन्हें जोरदार तालियों के साथ मुबारकबाद दीजिए। ये बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन अपनी मसरूफियत के बावजूद उर्दू मीडियम के तलबा को उन्होंने बशौक अपना वक्त दिया है। मैं इनका ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस मौजू पर किताब फरमाएं। Respected chief guest of today's program, Shri Professor Mohammad Akbar Ali Khan. It's a great privilege to have you today here, sir. Right. And I also welcome on behalf of GG College and on behalf of myself, Mr. Neman Haji Sadar, the guest of honor of today's program. Professor Qabiuddin Ahmed, resource person, Shri Recharge Principal
Dr. Sri Rajaratnam sir, and Head of the Department Commerce, Sri N. Sukaran sir. A very warm welcome to all of you, and I am here to give my opinion on demonetization and cashless transactions. So basically, मुझे आबिद अली साहब बोल रहे थे कि थोड़ा सा आप हिंदी में बात कीजिएगा, उर्दू में बात कीजिए। उर्दू तो आई डोंट नो, सो हिंदी एंड उर्दू आर ऑलमोस्ट सेम। सो मैं ये कर रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि ये जो अपन जो डिस्कशन है, टुडेज डिस्कशन, आई गिव माय व्यूज and then we'll have a Q&A session only for 5 minutes. Okay. So that we'll get to know whether everyone has understood. If they have any queries regarding demonetization or for that matter cashless transaction, we can have a discussion later. So सबसे पहले हमको ये इधर ये सोचना है कि demonetization क्यों करना पड़ा? What was the reason for demonetization? जो सबसे बड़ी नोट थी सर्कुलेशन में, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, वो जो नोट्स थी 500 and 1000 की नोट्स, ये नोट्स को बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसके 2-3 इफेक्ट्स हैं। जैसे कि जो बहुत पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि एक जमाने में इनकम टैक्स का जो रेट था इंडिया में, दैट वाज नियरली 92%। तो 92 और वेल्थ टैक्स ये वो मिला के इट वाज लाइक 98%। तो अगर आप लाख रुपया कमाते थे, उस जमाने में लाख रुपया बहुत बड़ी बात था, अगर आप लाख रुपया कमाते थे तो 98,000 was paid to the tax and you would have got only 2,000 rupees. So basically ये जो टाइम था, जैसा 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे लोगों को ये लगता था कि अरे मेजर पोर्शन ऑफ हमारा अर्निंग जो हम कमा रहे हैं दैट इज गोइंग टुवर्ड्स टैक्सेस, तो क्यों ना हम थोड़ा सा टैक्स की बचत करें, टैक्स की चोरी करें। क्लियरली अगर उसको मैं बोलता हूँ तो इट्स नॉट बचत, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक यहाँ पे लेक्चर दिया था, तो जहाँ पे हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो ये चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले। तो अभी ये जो हुआ था 1950s से, तो 1950 से ये जो हैबिट हो गया था हम लोगों को कि हम कुछ टैक्स बचाएं, तो टैक्स हम बचाते हैं, कब बचाते थे? जब हमको बहुत बड़ा टैक्स जब पे करना पड़ता था। बट आज की पोजीशन ये है, लास्ट 10 इयर्स 12 इयर्स अगर आप देखते हैं तो जो बेसिक लिमिट है दैट इज अप टू 2.5 lakhs, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद जो लेवल्स है दे आर लाइक 10%, 20%, 30%। तो अगर आप एवरेज टैक्स देखते हो दैट इज कमिंग ओनली टू 4 to 5%। अगर जो बेसिक इनकम अगर आपकी लिमिट्स के अंदर है, 5 lakhs के अंदर है, तो यू आर गेटिंग ए टैक्स ऑफ नॉट मोर देन 5%। तो ये बचाने का जरूरत नहीं है, जैसा अपन पहले बचाते थे, 1950s की बात हो रही थी, तो जो मेंटालिटी बिल्डअप हुई है वो ये होती। तो अब ये जो हुआ था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसके मेजर 3 रीजंस थे डिमोनेटाइजेशन करने के लिए। पहला एक था पैरेलल इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गया था। पैरेलल जैसा कि जैसा अपना जो इकोनॉमी है उसके अलावा एक और एक सेक्शन क्रिएट हो गया था कि जहाँ पे देयर वाज कंप्लीटली ब्लैक, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहीं पेपर पे नहीं थे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरते थे, कुछ नहीं होता था। तो फर्स्ट मेजर रीजन फॉर ब्रिंगिंग अप डिमोनेटाइजेशन इज नथिंग बट टू कर्ब द पैरेलल इकोनॉमी। अब ये पैरेलल इकोनॉमी होने से हमको क्या नुकसान थे? जैसे कि आज अपन कैलकुलेट करते हैं, वी आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी आर ट्रीटेड एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ये किस बेसिस पे यूज करते हैं हम लोग? एक होता है जीडीपी, जीडीपी आप लोग सुने होंगे, कोई मेरे को बता सकता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? जीडीपी जो है इंडिया के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो सर्विसेज हम रेंडर करते हैं, वो सबकी एनुअल वैल्यू है। तो बेसिकली ये जो जीडीपी है, दिस इज ए मेजर इंडिकेटर ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, अब
जहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी ऐसी चल रही है which is not on papers, which is not routed through banking channel, which is not shown in income tax or in any taxes for that matter. तो ये क्या होता है? This will not form a part of the GDP. So even though we are progressing, we are not able to show it in the GDP because it's not reflected in the GDP. अब इससे दो नुकसान होते हैं. एक तो क्या है कि हमारी गवर्नमेंट एवरी ईयर जो भी प्लानिंग कमीशन है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, they make plans on the basis of the economic picture that is presented by the tax departments. तो जब ये चीज़ ही गलत हो रही है तो आप जो उसका करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, जो आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, वो आपको करेक्ट रिजल्ट देगा ही नहीं. सो दिस इज ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी. और एक चीज़ है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दिस इज लीडिंग इनटू इन्फ्लेशन. अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा. जैसा कि एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, वो इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ अबाउट 5 लाख पर एनम, 40-50 हज़ार रुपया महीना कमाता है, 5 लाख से 6 लाख रुपये उसका ग्रॉस इनकम. आप ये बताइए कि कितने रियल एस्टेट हाउसेस या प्लॉट्स या प्रॉपर्टीज उनकी रीच में है? ये उनकी रीच में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो पैसा है, जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है ये पैरेलल इकोनॉमी से, ये पूरा इन्वेस्ट हो रहा है रियल एस्टेट. नंबर 1 रियल एस्टेट. नंबर 2 दूसरे एक्टिविटीज है, स्मगलिंग है, ये सब. बाकी ये जो पैसा है, आज एक छोटा सा प्लॉट आप ले लीजिए एग्जाम्पल के कोई से भी रेजिडेंशियल रैश एरिया में, वहाँ पे इट विल कॉस्ट नॉट लेस देन 15,000 पर यार्ड. अगर आप 100 यार्ड्स का भी प्लॉट लेते हैं तो दैट इज कमिंग इनटू 15 lakhs, व्हिच इज नॉट इजी. अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, 20-25 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन को लगेगा, तो 40-50 लाख रुपया एक आदमी कहाँ से लाएगा? तो ये दिस इज द इल इफेक्ट ऑफ दिस पैरेलल इकोनॉमी. तो ये पैरेलल इकोनॉमी को करप्ट करना बहुत जरूरी था. नंबर 3, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, जो टेरर फंडिंग है, ये पूरा भी ये ब्लैक मनी को ही इन्वेस्ट हो रहा था. ये जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था, दैट वाज इन्वेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. सो द गवर्नमेंट हैज थॉट ऑफ इट and they have taken this step of demonetization. Now some people may say demonetization is good, some may say demonetization is not good, but basically we are here to see the intent. What is the intent? The intent is to bring everyone into the mainstream. अब जैसा जैसा अभी टैक्स आपको टैक्स इंक्लूड होगा, तो वो टैक्स का खर्चा कहाँ होने वाला है? वो खर्चा आपकी और मेरी भलाई के लिए होने वाला है. So the amount of tax that is going to be generated, like ये 2-3 steps है. एक GST है, GST के बारे में भी अपन एक बार सेमिनार करेंगे. We will definitely do that, and I have done it in my degree college, that is Nishita degree college. I have done seminar on GST. तो GST से ये हो रहा है कि जो भी transaction है, which is routed from the manufacturer to the customer, the final consumer, all that transactions will be on a network. It will be linked to your bank. तो इसमें भी क्या होगा? This will also improve the cashless transactions. और cashless transaction is very important, agreed. But the government or the authorities, they do not want you to go for completely cashless. ऐसा नहीं है कि आप cashless ही करो. आप कैश को बंद कर दो, कैश को यूज करना बंद करो. कैश को यूज करने की बंद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जरूरत ये है कि आपके जो सोर्सेज है, they are the known sources. आपको नॉन सोर्सेज से जो पैसा यूज करते हो, दैट यू मे यूज इन कैश और कैशलेस ट्रांजैक्शन. सो इसका कैशलेस इज ओनली फॉर आवर बेनिफिट, ओनली फॉर आवर एडवांटेज. आप कैश ट्रांजैक्शन भी जो लिमिट्स है, आप जाके कोई दूध वाले को तो नहीं बोलेंगे भाई मैं तेरे को डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा या इंटरनेट बैंकिंग से मुझे पेमेंट करूंगा. तो जहाँ पे जो जरूरत है कि आपको वहाँ पे कैश करना है, यू कैन डू इट फॉर कैश. ओनली थिंग, आप आपकी जो इनकम है उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देन इट विल बी कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस. अभी रिसेंटली एक बयानबाजी जो चल रही थी कि आवर जीडीपी हैज इम्प्रूव्ड in spite of the fact that the Harvard people have told that our economy GDP will come down. तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा मेरा सजेशन ये था या मेरा ओपिनियन ये था कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंक्रीज इन जीडीपी. मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट इंक्रीज इन जीडीपी. जीडीपी अपना वही है. ओनली थिंग इज नाउ इट इज कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस. ये डर जो लगा है
कि डिमोनेटाइजेशन होगा, अभी 2000 की नोट भी बंद हो जाएगी थोड़े दिन में. तो this fear is causing that amount to come into the mainstream. So this is only a trailer. GDP इससे ज़्यादा भी improve होगा, and it is for the benefit of our country that we are doing everything properly. अभी cash को क्यों मना करते हैं? Why cash is not preferred? Because cash does not have antecedents and precedents. आप कहाँ से ले रहे, आप किसको दे रहे, ये आपको मालूम नहीं पड़ता. वही अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इट इज नोन कि आपके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में आया. तो दैट इज व्हाई कैशलेस इज बीइंग प्रिफर्ड. They do not want to curtail cash. They do not want to stop doing everything in cash, because cashless is also little bit harmful. I will explain you how. Because what happens is, आप जब cashless transaction करते हो, you have to incur certain charges. Number one. Number two, we are not that educated that we do every transaction without falling into the trap of fraudsters or the people who do the phishing and all type of activities. So हमारे पास में अभी लोगों को इतना educated नहीं है, इतना education नहीं है इस बारे में कि we can go for a completely cashless thing. So cashless is not good, not bad, but it is preferred. और cashless जब आएगा तो you will be falling into plastic cards, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स. तो ये जो कार्ड का कल्चर है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी. वी इन इंडिया आर मोस्टली ए सेविंग इकोनॉमी. हम लोग जो भी आज इनकम, हमारा जो भी इनकम जनरेट होता है, वी सेव इट फॉर आवर फ्यूचर. लाइक वी कीप इट फॉर, आई विल कीप इट फॉर माय सन विल कीप इट फॉर हिज ग्रैंडसन, आई विल कीप फॉर माय ग्रैंडसन. तो ये जो सेविंग की हैबिट है, जब इतने बड़े बड़े रिसेशन से हम बाहर निकले हैं, लाइक अमेरिका हैड टू गो थ्रू दिस 2-3 जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए, सब प्राइम क्राइसिस हुआ एंड लेमन ब्रदर्स हुआ. तो ये सब वी वर इंसुलेटेड फ्रॉम दिस रिसेशन, इफेक्ट ऑफ रिसेशन, ओनली बिकॉज वी हैव द हैबिट ऑफ सेविंग, वी हैव द हैबिट ऑफ अकाउंटिंग. तो ये दो चीज जो है, वी शुड नॉट लीव दैट. Okay, it's better to move with the time, move with the cashless transaction, but still the only reason, the major reason for coming up with demonetization, in my view, is basically to curb this parallel economy, so that it will give a proper picture of India's development, what we are actually earning, and it is good for us because that amount will be used for our benefit. It will come back to us, and the tax rates will further come down after this GST comes into place. You may believe or may not believe, but it will give a definite fall of inflation and prices by at least 2 to 5%. Because GST, what it does is, whatever duty has been paid at the stage of manufacture, that even now you can use as input for the trading stage. तो जो cascading effect बोलते हैं, एक cascading effect रहता है कि जैसा टैक्स जो आ रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था. अभी तक जब हम लोग सेल्स टैक्स में थे, जो अभी जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड वैट. वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स. सो बिफोर वैट वी वर हैविंग सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स वाज अ मेथड वेयरिन यू आर पेइंग टैक्स ऑन टैक्सेस. आप एक पॉइंट के ऊपर जो टैक्स भर रहे हो, उसके ऊपर आप दोबारा से टैक्स भरते हो. तो वैट कुछ हद तक उसको क्लियर किया, बट वैट का एक ही बेनिफिट नहीं था, एक डिसएडवांटेज वैट का था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, that was not allowed as input in the state tax, state VAT. So GST will bring that into the balance. So इसकी वजह से taxes भी rates भी कम होंगे, and I request all of you to be very prompt, because you are the future citizens of India. You will be doing some business, you will be going into your salaries. So what best we can do is, we can see that we pay proper taxes. Because the tax rates are the most economical and most reasonable tax rates in all over the world, and we are given a lot of benefits. The income tax, Indian Income Tax Act, अब आप लोग भी जब पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आपको मालूम पड़ते होंगे कि ये डिडक्शन है, ये अलाउंस है, ये डिडक्शन है, फिर ये डिडक्शन है. कुछ लोगों को फिजिकल जो हैंडीकैप है उनके लिए कुछ डिडक्शन है.